राधे राधे भाई सभी को। स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटी के इस लेक्चर में। और इस लेक्चर में अपन जानेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। देखो, जो अपना पिछला लेक्चर था उसमें अपन आर्टिकल 123 है ना, जो राष्ट्रपति का अध्यादेश है, उस तक अपन बात कर चुके थे। अब जो अगला लेक्चर है, यानी कि ये वाला जो है, इसमें अपन आगे कंटिन्यू करते हैं उसको और जानते हैं आर्टिकल 124 से, क्योंकि अपना जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वो स्टार्ट होता है। उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे कौन कौन से प्रमुख आर्टिकल हैं और कौन क्या क्या बात उनमें कही गई है। देखो, इसमें एक और है अपना, है ना, सुप्रीम कोर्ट के बाद एक कैग है ना, तो उसके बारे में जानेंगे क्या है वो, है ना, कौन सा अधिकारी है। तो ध्यान से समझते चलिएगा और ध्यान से सुनते चलिएगा, है ना। देखो, अपन आर्टिकल 123 तक अपनी बात कंप्लीट हो चुकी थी। अब अपन बात करते हैं आर्टिकल 124। क्या नाम है? आर्टिकल 124। अब देखो, ये जो आर्टिकल है 124, इसमें सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? सर्वोच्च न्यायालय, है ना, कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया है ना, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया है। अब देखो, दरअसल जो सुप्रीम कोर्ट है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। स्टार्टिंग में 1950 में स्थापना हुई थी, है ना, सुप्रीम कोर्ट की भारत में 1950 में। अब ऐसा नहीं है कि यार इसकी थीम नई नई नया निकल के आया हो, कुछ नया ओरिजिनेट किया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं था भाई। 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था। वॉरेन हेस्टिंग उस समय वायसराय हुआ करते थे। वायसराय मतलब गवर्नर जनरल हुआ करते थे। तो वो एक 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आए और उसमें बात की गई थी किसके बारे में? सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। और उस समय गठित भी किया गया था। कहाँ पर? कलकत्ता में गठित किया, है ना। उसके बाद धीरे धीरे स्थितियाँ देखी तो यार देश इतना बड़ा, तो कहीं और भी जगह जगह खोलने थे। तो बम्बई में खोला गया एक हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट फिर मद्रास में खोला गया, एक बंगाल में था। बाद में बम्बई का जो हाई कोर्ट था और जो मद्रास वाला हाई कोर्ट था, इन दोनों को कलकत्ता वाले हाई कोर्ट के अधीन रख दिया गया, है ना। तो यानी कि सर्वे सर्वा कौन हो गया वहाँ पर? दरअसल जो बंगाल वाला था, यानी कलकत्ता वाला जो हाई कोर्ट था, वो ज़्यादा शक्तिशाली हो गया, है ना। यानी कि सुप्रीम कोर्ट है ये सुप्रीम कोर्ट। अब देखो, आज की हमारी व्यवस्था अलग है ना, उस समय व्यवस्था। आज तो क्या है कि आज यदि आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप निर्णय से आप सहमत नहीं हो तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। हाई कोर्ट से भी सहमत नहीं हो निर्णय से तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट के बाद जाने का, है ना, कहीं कोई वो नहीं है प्रावधान के भाई सुप्रीम कोर्ट के बाद भी कहीं जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम होगा और वही सर्वमान्य होगा, ठीक है। लेकिन उस समय जो ब्रिटिशर्स का काल था, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में यदि मतलब आप सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन सुनाया है ना, तो उसके खिलाफ भी आप एक और संस्था थी, कौन सी? ब्रिटेन में लंदन में रहती थी, जिसका क्या नाम था? प्रीवी काउंसिल। क्या नाम है? प्रीवी काउंसिल। क्या नाम है? प्रीवी काउंसिल, है ना। तो ये जो संस्था थी, दरअसल इसमें अपील की जा सकती थी उस सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। तो यानी कि एक तरीके से सुप्रीम तो हुआ ही नहीं ना। सुप्रीम तो वो होता है जिसके बाद अब अपन कहीं भी अपील नहीं लगा सकते, अपन कहीं दलील नहीं लगा सकते। लेकिन उस समय को जब सुप्रीम कोर्ट था, वैसे भी शक्तियाँ कम दी गई थी, है ना। ये तो कोई औचित्य, तो स्वाभाविक सी बात है, जब अंग्रेजों का अधिकार था तो पूरा कंट्रोल वो अपने हाथ में रखेंगे। तो आज का जो वर्तमान का जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसकी जो स्थापना होती है 1950 में होती है ना। ये चीज़ अपने को याद रखनी है। और जब 1950 में स्थापना हुई थी, उस समय जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें 7 जज हुआ करते थे। कितने? 7 जज हुआ करते थे। वर्तमान में 34 हैं। कितने हैं? 34 हैं, जिसमें से 33 तो न्यायाधीश हैं, है ना, और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश, है ना। एक मुख्य न्यायाधीश हो गए और 30 अन्य न्यायाधीश हैं। अब देखो, ये जो मुख्य न्यायाधीश है ना, इसके बारे में 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है? पहला तो ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है ना। राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम किसका होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होता है। उसके साथ देखो, मान लेते हैं किसी कारणवश राष्ट्रपति भी अपने पद पर नहीं है, उपराष्ट्रपति भी अपने पद पर नहीं है, तो कार्यकारी राष्ट्रपति की भूमिका कौन निभाएगा? सीजीआई निभाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया निभाएगा, है ना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई, जैसे सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, वो कार्यकारी राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है। तो ये 2 चीज़ें आपके दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में छप जानी चाहिए। क्या? कि एक तो कार्यकारी राष्ट्रपति की जो भूमिका है उसको निभाता है यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हैं। और नंबर 2 क्या है कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम करता है, ठीक है। तो वर्तमान में कितनी सदस्य संख्या है, कितने जज हैं अपने? 34, है ना। सर्वोच्च न्यायालय में कितने हैं? 34। ये अब देखो, थोड़ी योग्यताओं के बारे में बात कर लेते हैं। भाई कौन बन सकता है ना? योग्यताओं के बारे में बात करें तो देखो, सबसे पहले क्या है कि देखो, सुप्रीम कोर्ट में कोई व्यक्ति तभी जज बन सकता है जब वह हाई कोर्ट में, किसी राज्य के हाई कोर्ट में 10 साल तक वकालत कर चुका हो, है ना। 10 साल तक वकालत कर चुका हो, साथ ही 7 साल तक यहाँ न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, है ना। न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो,
ये दो चीज़ें तो कंपलसरी है ना, या तो 10 साल तक वो काम कर चुका हो वहाँ पे वकालत के रूप में हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट मतलब किसी भी राज्य का हाई कोर्ट में है ना, और 5 साल तक न्यायाधीश के रूप में भी कार्य कर चुका हो तो उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकता है ना। ऊपर से राष्ट्रपति की नज़रों में वो एक कानूनी अच्छा सलाहकार होना चाहिए ना, राष्ट्रपति की नज़रों में कानूनी ज्ञाता होना चाहिए ना, कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए, तभी उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकता है ना। अब देखो अभी जो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में जजों की जो नियुक्ति होती है वो किसके माध्यम से होती है, वो होती है कॉलेजियम व्यवस्था। किसके माध्यम से होती है? कॉलेजियम व्यवस्था। अब ये व्यवस्था क्या है थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। देखो सुप्रीम कोर्ट में जो टॉप 5 अपने जो जस्टिस हैं है ना, टॉप 5 जो अपने वरिष्ठ न्यायाधीश हैं उनका एक कमेटी होती है, एक तरीके से एक पैनल होता है ना, 5 न्यायाधीश होते हैं उसमें, वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा बंदा अपना जो न्यायाधीश है वो बनेगा है ना। नाम वो देते हैं, राष्ट्रपति उसको नियुक्त करते हैं ना, राष्ट्रपति का काम नियुक्त करना का होता है। ये कॉलेजियम व्यवस्था है। अब देखो एक चीज़ अपने को ध्यान से समझने की, थोड़ा सा और इसमें देखो एक चीज़ और ऐड करता हूँ मैं। यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट ने एक काम किया था है ना, इसमें थोड़ा परिवर्तन किया था कॉलेजियम व्यवस्था में कि यार जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें जो जजों की नियुक्ति है उसमें थोड़ा सरकार का इंटरफेयर हो, तो उसके लिए सरकार एक एक्ट लेके आई। क्या नाम है? न्यायिक नियुक्ति आयोग है ना, एक आयोग गठित किया था, न्यायिक नियुक्ति आयोग है ना। तो मोदी गवर्नमेंट इस आयोग को लेकर आई। अब ये आयोग में कौन कौन व्यक्ति थे? देखो 2 व्यक्ति तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय से थे, यानी कि कोई भी जज होंगे, सुप्रीम कोर्ट के 2 जज होंगे है ना, 2 कानूनी सलाहकार होंगे, 2 अच्छे कानूनी सलाहकार होंगे, एक कानून मंत्री है, एक कानून मंत्री होगा और एक प्रधानमंत्री। इस तरीके से 6 लोगों का पैनल था जो सरकार ड्राफ्ट लेके आई थी न्यायिक नियुक्ति आयोग का, कि भाई 2 तो होंगे सर्वोच्च न्यायालय से, 2 होंगे कानूनी सलाहकार, एक होगा कानून मंत्री और एक होगा प्रधानमंत्री। इस तरीके से 6 कि यार ये 6 लोग सर्वोच्च न्यायालय में जो जस्टिस हैं, जो न्यायाधीश हैं, उनके नाम देगा है ना। और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस व्यवस्था को निरस्त कर दिया, उसने बोल दिया कि ये संवैधानिक नहीं है, ये असंवैधानिक इसको घोषित कर दिया। अब देखो इसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक है ना, वो आपको समझना है क्योंकि इन दोनों के बहुत ज़्यादा प्रभाव है। देखो जब हम कॉलेजियम व्यवस्था की बात कर रहे हैं, मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसी के 4-5 लोग मिलकर जो कि पैनल बना हुआ है और वही क्या है जजों की नियुक्ति करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, देखेंगे कौन सा अच्छा है। अब इसका एक सबसे जो खराब अपना वो निकला है, क्या निकला है कि जो अपनी जो न्यायिक भर्तियाँ हैं, जो न्यायिक प्रक्रियाएं हैं, उनमें सबसे ज़्यादा नेपोटिज्म बढ़ चुका है ना। देखो आदमी भले है ना जज बन जाए, हाई कोर्ट में चला जाए, सुप्रीम कोर्ट में चला जाए है ना, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं वो रहता ही है ना, एज ए ह्यूमन बीइंग उसमें कुछ ना भावनाएं तो होती हैं। अब आपने देखा होगा कि बहुत ही कम आपको ऐसे गिने चुने घर ही मिलेंगे जहाँ पर कोई जज वगैरह होगा है ना, गिने चुने होंगे। कोई आपने ऐसा भी नहीं देखा होगा, बहुत ही कम मिलते होंगे आपको कि यार ये फलाने उसकी जुडिशरी की तैयारी कर रहा है, वो फलाना कर रहा है, ढेंक कर रहा है ना, बहुत ही कम मिलेंगे आपको मिनिमम। वो मतलब गिने चुने एक तरीके से नेपोटिज्म पूरी तरीके से जो न्यायिक बढ़ती है ना, न्यायिक प्रक्रिया है उसमें पूरे तरीके से भरा पड़ा है ना। क्यों भरा पड़ा है? क्योंकि पूरा कंट्रोल ही जजों के पास है, कोई दूसरी इसमें इंटरफेयर ही नहीं है। इसलिए ये चीज़ समझने की, देखो नेपोटिज्म है ना। और जो पैनल बैठा है वो तो हमेशा यही प्रयास करेगा कि यार मेरा बेटा हो चाहे मेरी बेटी हो, वही उसका एक प्रमोशन हो। आप डिस्ट्रिक्ट जज तक तो बन सकते हैं ना, पेपर दे के आप बन गए भाई, आरएस बन गए या फिर कोई और भी सेंटर में आप अच्छे से पद पर पहुंच गए है ना। लेकिन उसके बाद तो जो सफ़र होता है आपका वो तो प्रमोशन पर भी होता है ना। अब प्रमोशन किसका जल्दी होगा? जिसके पहले से बाप दादा सर्विस में है, जिसके पहले से बाप दादा जज बने बैठे, तो वो तो अपने बच्चों को प्रायोरिटी देंगे। तो इसलिए आप देखोगे कि जो जज पहले से है ना उन्हीं के बच्चे वगैरह वही ज़्यादा तैयारी करते हैं। और आपको ये मिडिल क्लास फैमिली और बहुत ही कम ऐसे आपको लोग मिलेंगे जो जज जैसी ये वैकेंसी हैं इनमें फॉर्म भरते हैं, इनमें जाते हैं ना। तो ये स्वाभाविक सी बात है, यानी कि नेपोटिज्म तो कूट कूट के भरा हुआ है अपनी न्यायिक व्यवस्था में है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार ने इसी चीज़ को बदलने के लिए एक काम किया था और वो कौन सा था? न्यायिक नियुक्ति आयोग। लेकिन ये सक्सेस क्यों नहीं हो पाया? अब देखो इसके भी एक नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट क्या है कि भाई मान लेते हैं कि आज सरकार का इंटरफेयर हो जाता है और देखो किसी भी जज की नियुक्ति के लिए उसमें बहुमत चाहिए। आज यदि 5 हैं तो यदि 3-2 से भी निर्णय हुआ तो वो नियुक्त हो जाएगा। यदि ये 6 हैं तो यदि 4-2 से भी इसमें वो हो जाता है,
बहुमत मिल जाता है किसी बंदे को तो वो नियुक्त हो सकता है। अब इसमें देखो ध्यान से कि 2 तो सर्वोच्च न्यायालय से हैं, 2 कानूनी सलाहकार हैं। अब ये कानूनी सलाहकार हैं, ये सरकार के आदमी हो सकते हैं। कानून मंत्री तो यही सरकार का, और प्रधानमंत्री तो काम ही करेगा। यानी कि जो न्यायिक व्यवस्था है उस पर कार्यपालिका का नियंत्रण हो सकता है। और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि हमारे आर्टिकल जो 50 है उसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका इनके बीच में डिफरेंस है कि भाई इनको स्वतंत्र होना चाहिए। और वही स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए कि यार ये जो एग्जीक्यूटिव है, ये जो कार्यपालिका है, इसका ज़्यादा हमारे अंदर इंटरफेयर ना हो, इसलिए इसको निरस्त कर दिया, इसलिए इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अभी वर्तमान में तो कॉलेजियम व्यवस्था से होता है ना, अभी कॉलेजियम व्यवस्था से जजों की नियुक्ति होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आर्टिकल 124 में तो इतना ही लिखा है, सर्वोच्च न्यायालय होगा, है ना। और उसके अलावा ये जितनी भी एक्स्ट्रा जानकारी है ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आर्टिकल 125। कौन सा है आर्टिकल 125? कौन सा है आर्टिकल 125? आर्टिकल 125 में दरअसल जितने भी न्यायाधीश हैं इनके वेतन की बात की गई है। आर्टिकल 125 में इनके वेतन की बात की गई है, इनके वेतन की, है ना। वेतन की, भाई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसको कितने 2,80,000 रुपये दिए जाएंगे, है ना, 2,80,000 रुपये। और जो बाकी के जो न्यायाधीश हैं उनको 2,50,000 यानी 2.5 लाख रुपये उनकी सैलरी होगी। इस तरीके से जो उनके वेतन बढ़ते हैं। और ये किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल 125, है ना। आर्टिकल 126 में क्या लिखा हुआ? आर्टिकल 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, है ना, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के बारे में। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मान लीजिए किसी कारणवश यदि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश है वो अनुपस्थित है, तो उसकी अनुपस्थिति में, गैर मौजूदगी में, तो कौन काम करेगा? उस जो पैनल है, या फिर कहें कि सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे वरिष्ठतम जो न्यायाधीश है वो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की भूमिका निभाएगा, है ना। तो ये जो मतलब सबसे बुजुर्ग जो वहाँ पे न्यायाधीश है वो इसकी भूमिका निभाएगा। ये किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल 126 में लिखा हुआ है ना। आर्टिकल 127 आर्टिकल 127 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 127 में तदर्थ न्यायाधीश के बारे में लिखा हुआ है ना, तदर्थ न्यायाधीश। अब देखो तदर्थ न्यायाधीश मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि बाई चांस मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कम पड़ गई, है ना, जजों की संख्या कम पड़ गई, तो उस बीच में क्या किया जाएगा कि जो मुख्य न्यायाधीश है वो सबसे पहले राष्ट्रपति को कॉल करेगा, है ना, राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करेगा कि यार अपनी जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जजों की संख्या कम हो गई। सुप्रीम कोर्ट जो राष्ट्रपति हैं वो क्या करेंगे? राष्ट्रपति जो राज्यों के हाई कोर्ट हैं उनमें संपर्क करेंगे, उनके जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे संपर्क करेंगे कि भाई तुम्हारे यहाँ न्यायाधीश हैं जो ढंग से काम करते हैं, उनको यहाँ प्रमोशन करो, उनको यहाँ भगाओ, उनको यहाँ भेजो, सुप्रीम कोर्ट में भेजो, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कम हो, है ना। तो इस तरीके से जो तदर्थ न्यायाधीश है, यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कम हो जाती है तो जजों की व्यवस्था करने के लिए जो हाई कोर्ट है वहाँ से जो न्यायाधीश हैं उनको बुलाया जाता है, उनका प्रमोशन किया जाता है। तो ये जो तदर्थ न्यायाधीश वाला कॉन्सेप्ट है ये किस में दे रखा है? आर्टिकल 127 में दे रखा है। आर्टिकल 128 कौन सा है? आर्टिकल 128। आर्टिकल 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश, जो जज रिटायर हो चुके हैं, क्या उनकी भी नियुक्ति हो सकती है ना। ये किस में कही गई है? आर्टिकल 128 में। यदि किसी कारणवश से तदर्थ न्यायाधीशों की भी संख्या कम हो जाती है ना, ये भी नहीं मिल पाते ढंग से, तो जो पहले रिटायर हो चुके हैं ना न्यायाधीश उनकी भी नियुक्ति की जा सकती है ना। ये किस में कहा गया? आर्टिकल 128 में कहा गया। किस में? आर्टिकल 128 में कहा गया। तो इतनी सी चीज़ें आपको याद रखनी है ना, आर्टिकल वाइज अपन चल रहे हैं। अब आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल देखो 129 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्टिकल 130 पर चलते हैं ना। आर्टिकल 130 किसके बारे में बताता है? ये सर्वोच्च न्यायालय का जो है सुप्रीम कोर्ट का स्थान के बारे में बताता है, सुप्रीम कोर्ट के स्थान के बारे में बताता है ना। यानी कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर स्थापित है? दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है, दिल्ली में स्थापित है। इसके अलावा क्या और भी ब्रांच खोली जा सकती है ना। जो सुप्रीम कोर्ट है वो देश में कहीं और जगह भी अपनी जो ब्रांच है वो खोल सकता है। हो सकता है कि देखो वैसे खोलनी भी चाहिए, है ना, क्योंकि अपना देश इतना बड़ा है, उसमें दिल्ली तो चलो ठीक है, जो उत्तरी जो भारत है उसमें चलो कवर अप कर लेगा। जो दक्षिण के जो राज्य हैं, जो दक्षिण के जो लोग हैं उनको कितनी प्रॉब्लम आती होगी, है ना, अप डाउन करने में दिल्ली तक। तो खोलना चाहिए, या तो बेंगलुरु में खोल दीजिए, या बम्बई में खोल दीजिए, या फिर चेन्नई में खोल दीजिए, जो खोलना चाहिए, है ना, ताकि जो दक्षिणी जो भारत के लोग हैं उनको थोड़ी सुविधा हो जाए ना।
तो आर्टिकल 130 में सुप्रीम कोर्ट के स्थान के बारे में बात की गई है ना। अब देखो आर्टिकल 131 किसके बारे में बात करते हैं, आर्टिकल 131 है ना। आर्टिकल 131 में दरअसल सुप्रीम कोर्ट के एकाधिकार है ना, सुप्रीम कोर्ट का एकाधिकार है ना। देखो ध्यान से देखो आर्टिकल 131, आर्टिकल 131 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट के एकाधिकार के बारे में है ना, एकाधिकार के बारे में बात करता है। अब एकाधिकार का मतलब क्या हुआ, मतलब कि ये कि ऐसे मामले, ऐसे मुद्दे जिन पर केवल सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई कर सकता है ना। तो ऐसे मामले कौन से हैं, जैसे कि मान लीजिए भाई दो राज्यों के बीच में है ना, स्टेट वर्सेस स्टेट है ना, दो राज्यों के बीच में किसी चीज़ को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है, हो सकता है जल विवाद को हो जाए या फिर किसी क्षेत्र को लेकर हो जाए, तो उनके बीच में सुनवाई कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो सेंटर गवर्नमेंट है और उस वर्सेज स्टेट और राज्यों के बीच में कुछ मतभेद हो जाए तो उसकी सुनवाई कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि भाई सेंटर है, उसके साथ में कुछ स्टेट है ना, और कुछ स्टेट उसके विरोध में है, ऐसा भी हो सकता है, तो उनकी सुनवाई कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा है ना। अब देखो एक चीज़ और जो आपको समझने की है ना, सुप्रीम कोर्ट दरअसल अपनी सबसे बड़ी जो है न्यायिक व्यवस्था है ना अपने देश की। अब वहाँ पर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे ना किसी भी केस की सुनवाई कर सकता है ना। सुप्रीम कोर्ट को लगेगा यार ये जो अपना केस है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको उसके लिए भी सुनवाई कर सकता है। जैसे कि अपन आज वर्तमान में देख लेते हैं ना, अपने लिए बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है। जैसे कि अभी कोलकाता में एक जो डॉक्टर है उसका रेप हुआ, उसके बाद मर्डर किया गया है ना। तो ये जो मुद्दा था ये देश भर में काफ़ी चर्चाओं में है ना। तो उस मुद्दे को हालांकि होना तो ये चाहिए कि पहले वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद फिर वो हाई कोर्ट में जाता है, और हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है ना। ये सीक्वेंस होता है किसी भी तरीके का। लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने सीधे अपने पास बुलाया है कि भाई हम करेंगे इस मामले पर सुनवाई। क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो मुद्दा है केवल एक रेप से लेकर या किसी मर्डर से ही संबंधित नहीं है, यह पूरे जो डॉक्टर कम्युनिटी है उससे संबंधित मुद्दा है। इसलिए ये जो इतना बड़ा मुद्दा है इसको अपन यहाँ पर इसकी अपील होगी और यहाँ पर इसको सुना जाएगा, यहाँ पर इस पर वाद विवाद होगा, चर्चा होगा, यहीं से इस पर निर्णय निकलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा ही इस निर्णय को अपने पास ले लिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा निर्णय हो जो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको हाई कोर्ट में भेज सकता है ना, उल्टा के भाई पहले हाई कोर्ट में क्लियर करके आओ उसके बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट में है ना। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है। हो सकता है किसी भी मामले को अपने पास बुला सकता है, यदि इंपॉर्टेंट है तो हो सकता है कि किसी भी मामले को वे बैकफुट पर भी भेज सकते हैं ना। तो ये चीज़ अपने दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। और ये मामले तो है ना कि यदि स्टेट के बीच में कोई मतभेद है, सेंटर और स्टेट के बीच में कोई मतभेद है, सेंटर और स्टेट कुछ अलग साइड हैं और कुछ स्टेट इसके विरोध में है, तो उनके बीच में जो भी डिस्प्यूट है उसमें अपन क्या कर सकते हैं, एकाधिकार जो भी है सुप्रीम कोर्ट में सीधा जाएगा वो मामला। ठीक है, इतनी सी बात आपके समझ में आनी चाहिए। अब देखो आर्टिकल 132, आर्टिकल 132 अपीलीय अधिकार की बात करता है, सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय अधिकार है ना। अब अपीलीय अधिकार क्या है, अपीलीय अधिकार ये है कि भाई साहब आप हाई कोर्ट में आपका मामला चल रहा है और हाई कोर्ट ने निर्णय सुना दिया है ना। अब आप उससे जो डिसीजन दिया है आप उससे संतुष्ट नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो ना। यदि आप हाई कोर्ट के डिसीजन से संतुष्ट नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो। ये किस में बात कही गई है, ये आर्टिकल 132 में बात कही है। किस में, आर्टिकल 132 में बात कही गई है ना। तो ये चीज़ अपने को जानने योग्य है। उसके बाद देखो आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 137 है। और आर्टिकल 137 क्या कहता है, पुनरावलोकन के बारे में क्या कहता है ना, पुनरावलोकन किसके बारे में, पुनरावलोकन के बारे में बात करता है। अब इस पुनरावलोकन का मतलब क्या हुआ, मतलब कि ये कि मान लीजिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कोई डिसीजन दिया है ना। अब वो डिसीजन कुछ सालों बाद उसकी समीक्षा वो खुद कर सकता है सुप्रीम कोर्ट है ना, उसको बदल भी सकता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। देखो दरअसल जो डिसीजन होते हैं ना वो समय समय पर परिस्थितियों के हिसाब से, स्थितियों के हिसाब से दिए जाते हैं। अब जैसे जैसे समय गुजरेगा तो परिस्थितियाँ भी चेंज होंगी, स्थितियाँ भी चेंज होंगी, तो वहाँ क्या है फिर डिसीजन को चेंज भी किया जा सकता है, बदला भी जा सकता है। तो ये जो पुनरावलोकन है यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को बदल सकता है, अपने ही फैसले की वापस से समीक्षा कर सकता है। ये किस में बात कही गई है, ये आर्टिकल 137 में बात की है जिसमें पुनरावलोकन के बारे में बात कही गई है ना। तो ये आपको समझ में आनी चाहिए बात आर्टिकल 137 के बारे में। ठीक है, इतनी सी चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए। उसके बाद देखो अपन बात करते हैं किसके बारे में, आर्टिकल 139 के बारे में। किसके बारे में, आर्टिकल 139 के बारे में है ना।
आर्टिकल 139 कौन सा है? आर्टिकल 139। देखो आर्टिकल 139 है, ये दरअसल रिट के बारे में बात करता है ना, रिट जारी कर सकता है। अब देखो ये रिट वाला मैंने जब भी बताया था आर्टिकल, जब मैंने आपको 32 पढ़ाया था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़ाया था, वहाँ भी बताया था कि भाई 5 प्रकार की रिट है वो सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। उसके अलावा भी जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट जारी कर सकता है। ये किस में बात कही गई है? आर्टिकल 139 है, उसमें ये बात लिखी हुई है। आर्टिकल 141 है ना, आर्टिकल 141 है, और वो आर्टिकल 141 है दरअसल किसके बारे में बात करता है? ये आर्टिकल 141 ये बात करता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में, है ना, कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ना वो सर्वमान्य होगा, है ना, सर्वमान्य होगा, सभी जगह माना जाएगा। फिर चाहे वह हाई कोर्ट हो, फिर चाहे वह सुप्रीम कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट तो देगा ही, फिर चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, कोई सा भी कोर्ट हो, उसमें जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो अपना डिसीजन दिया है उसको रेफरेंस के रूप में भी उपयोग में लिया जा सकता है, उसकी बात मानी जाएगी, पूरे देश में इसको लागू किया जाएगा, है ना। अब देखो दरअसल एक अपने को, जैसे कि अभी वर्तमान में एक मुद्दा चल रहा है कि जो एससी और एसटी का जो रिजर्वेशन है ना, उसमें क्या है कि एससी और एसटी में सब कैटेगराइजेशन हो रहा है ना, यानी कि उसमें भी उपवर्गीकरण किया जा रहा है ना। ये क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट ने उसने बात कही है कि भाई ये जो एससी और एसटी है, ये जो हैं, इनमें भी उपवर्गीकरण होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि एसटी और एससी को सबसे ज़्यादा आरक्षण दिया जाता है। तो इस मामले में होता क्या है कि जो आरक्षण है, कुछ जातियां ऐसी हैं एससी और एसटी में जो इस आरक्षण का पूरे तरीके से लाभ उठा रही है ना, उन्होंने मतलब पूरा समाज है उनका, वो पूरी जाति है, वो बहुत ऊंचे पदों पर पहुंच चुकी है, बहुत उन्होंने लाभ कमाया है ना। अब इस बीच में होता क्या है कि जो वर्ग के लोग हैं, जो उस कास्ट में आते हैं, जो इस एससी या एसटी में आते हैं, उनको लाभ नहीं मिल रहा है आरक्षण का। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसमें क्या उपवर्गीकरण किया जाए, ताकि पता लगे कि किसको आरक्षण ज़्यादा दिया जा रहा है, किसने ज़्यादा लाभ उठाया और किसने कम लाभ उठाया। जिसने कम लाभ उठाया है उसको आरक्षण दिया जाने दो। बात तो सही है एकदम, है ना, क्योंकि रिजर्वेशन दरअसल लाया ही इसलिए गया था कि भाई जो पिछड़ी जाति हैं उनको अपलिफ्ट किया जाए, उनको बढ़ाया जाए, है ना, इसलिए आरक्षण लाया गया था। अब इसके विरोध में क्या है कि जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि नहीं नहीं ये तुम जातियों में बांटने का काम कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, दरअसल इसका विरोधी वही लोग कर रहे हैं जिन्हें डर है कि यार हमारा आरक्षण कम ना हो जाए, है ना, और ये वही लोग हैं जिन्होंने आरक्षण का फुल फायदा उठाया, पूरा फायदा उठाया, है ना, तो वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अब देखो समझने वाली बात ये डिसीजन तो किसने दिया है कि उपवर्गीकरण होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, लेकिन इसको लागू कराने का काम कौन करेगा? ये लागू कराने का काम सरकार कर रही है, तो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, है ना, भारत बंद जैसा वो चल रहा है। तो ये चीज़ हमारी समझ में आनी चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट यदि कोई आदेश देता है तो भारत में उसको सर्वमान्य, ऐसा नहीं है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दे दिया तो ममता बनर्जी बोले भाई नहीं मैं नहीं मान रही है ना, कोई दूसरे स्टेट का बोले कि नहीं हम तो नहीं मान रहे हैं, तो ऐसा नहीं, सभी स्टेटों को मानना पड़ेगा, है ना, और ये पूरे ढंग से मानना पड़ेगा, है ना, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हल्के में ले रहे हो सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। तो ये किस में बात कही गई? आर्टिकल 141 में। आर्टिकल 143 इसमें बात कही गई कि भाई जो सीजीआई है वो सलाह दे सकता है ना, सलाह के बारे में, सीजीआई की सलाह के बारे में, यानी कि राष्ट्रपति चाहे तो सीजीआई से सलाह ले सकता है ना किसी भी मुद्दे पर, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सीजीआई सलाह दे, है ना, ये भी वो ऐसा नहीं है कि भाई प्रतिबद्ध है कि ये तुझे सलाह देनी है, तुझे कुछ बताना है ना, ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसा हुआ भी है एक बार, है ना। ये एग्जाम्पल से आपको अच्छा याद रहेगा। देखो अपने एक राष्ट्रपति थे, क्या नाम था, शंकर दयाल, क्या नाम है, शंकर दयाल, है ना, अपने राष्ट्रपति हुआ करते थे 1993 में। तो उस समय इन्होंने जो उस समय सीजीआई थे उनसे एक बात की कि भाई ये जो राम मंदिर का मुद्दा है, क्योंकि उस समय राम मंदिर का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा था, तो क्या कहा कि यार ये जो राम मंदिर का मुद्दा है इससे संबंधित कोई हमको सलाह दीजिए क्या करना चाहिए, है ना, इसके बारे में, क्योंकि इतना इतना चल रहा है इसके बारे में। तो सीजीआई ने साफ मना कर दिया कि भाई ठीक है मैं देखो इसके बारे में कोई आपको सलाह नहीं दूंगा, कोई मेरा पॉइंट है ही नहीं दरअसल इसके बारे में। तो सीजीआई उसने जस्ट इसका वही मना ही कर दिया उसको, है ना, कि यार मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। तो मतलब की बात कहने की ये है कि राष्ट्रपति चाहे तो सीजीआई से सलाह ले सकता है, लेकिन सीजीआई है वो जरूरी नहीं है कि, है ना, सलाह देने के लिए प्रतिबद्ध होकर मुझे सलाह देनी है ना, मना भी कर सकता है वो, ठीक है। तो ये किस में बात कही गई? आर्टिकल 143 में। तो
तो इस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख आर्टिकल है ना, उनके बारे में अपन ने बात की। आर्टिकल 124 से 143 तक अपन ने आर्टिकलों के बारे में बात की, और दरअसल 124 से लेकर 147 तक है ना, इनमें अपने सुप्रीम कोर्ट की बात की गई, और जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं उनके बारे में अपन बात कर चुके हैं। अब इसके बाद एक और अपना वो आता है, कौन सा पॉइंट आता है, इसके बाद में एक और अपना पॉइंट आता है, किसके बारे में, कैग के बारे में, है ना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, है ना, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि उसके आर्टिकल दे रखे हैं। और जब संविधान में बात की गई तो स्वाभाविक सी बातें इंपॉर्टेंट तो है ना। अब देखो आर्टिकल 148 है ना, इस आर्टिकल में दरअसल कैग के बारे में बताया गया है ना। कैग के बारे में हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, क्या बोलते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, है ना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब देखो ये जो आदमी है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, है ना, ऑफ इंडिया, तो ये इसका पूरा नाम है, नियंत्रक। अब देखो ये ना अम्बेडकर जी ने इसको बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी बताया है ना, बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी बताया है ना। अब ये एक तरीके से अधिकारी होता है ना। अब इसका काम क्या होता है, ये चीज़ समझने की, है ना। दरअसल इसका जो काम है, इसका जो कर्तव्य है, वो तो आर्टिकल 149 में दे रखे हैं ना। आर्टिकल 149 में सीजीआई के क्या ड्यूटी हैं, क्या कर्तव्य हैं, उसमें बताया गया है। लेकिन जो आर्टिकल 148 में, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो ये तो कहा है कि भाई एक पद होगा, वर्तमान में डॉक्टर गिरीश चंद्र मुर्मू अपने कह गए हैं ना, जो नियंत्रक या महालेखा परीक्षक हैं। इसका काम देखो एक तो होता है कि जो इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। कौन, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करेगा। इस पर महाभियोग लगाया जा सकता है ना, महाभियोग लगाया जा सकता है इस पर, है ना। नंबर तीसरी बात, इसका जो कार्यकाल होता है 6 साल या फिर 65 वर्ष, अधिकतम 65 वर्ष, है ना, 65 वर्ष, इतने ही साल तक ये अपने पद पर रह सकता है। यदि इसे अपना त्यागपत्र देना है तो किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा, है ना। तो ये सब चीज़ें जो आए आपको याद रखनी है आर्टिकल 148 में। आर्टिकल 149 है, इसमें क्या बात कही गई है, इसमें ये बात कही गई है कि जो कैग है, जो ये अधिकारी है, ये दरअसल जो सरकार के द्वारा कहाँ कहाँ पर पैसा खर्च किया गया, संचित निधि का जो पैसा है, और जो सरकार ने अतिरिक्त राशि के रूप में, है ना, जो पैसा निकाला है, अतिरिक्त अनुदान के रूप में जो पैसा निकाला है, उसको सरकार ने कहाँ कहाँ पर खर्च किया है, तो उस सारी चीज़ का जो ब्यौरा रखना होता है ना, उस सारी चीज़ का अपने पास डाटा रखता है कौन, कैग, है ना। और ये उस चीज़ का पूरी रिपोर्ट एक तैयार करता है, और उस रिपोर्ट के बारे में बताया गया है आर्टिकल 150 में, है ना। आर्टिकल 150 में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति के आदेश अनुसार, राष्ट्रपति के कहे अनुसार जो कैग है वह अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, रिपोर्ट का ड्राफ्ट बनाता है ना, रिपोर्ट तैयार करता है। ये किस में बात कही गई है, आर्टिकल 150 में बात कही गई है ना। तो यानी राष्ट्रपति के कथन अनुसार जो कैग है वो अपनी रिपोर्ट बनाता है। ये किस में बात कही गई है, आर्टिकल 150 में। और आर्टिकल 151 है ना। अब देखो एक चीज़ और जानने योग्य है कि ये जो अधिकारी होता है केवल केंद्र सरकार के लिए नहीं, राज्य सरकार के लिए भी काम करता है ना। जितनी भी राज्य सरकार हैं उनमें भी क्या, कौन कहाँ कहाँ से मतलब पैसा आया है, कहाँ कहाँ खर्च हुआ है ना, संचित निधि का सही ढंग से उपयोग किया है कि नहीं किया है, तो सारी चीज़ों के बारे में जो क्या है, जो कैग है वो अपनी रिपोर्ट सौंपता है ना। अब ये जो है इसमें प्रतिवेदन के बारे में देखो, प्रतिवेदन, इसको हिंदी में ही रिपोर्ट, इसको इंग्लिश में रिपोर्ट ही बोलते हैं ना, इसको इंग्लिश में रिपोर्ट बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिवेदन बोलते हैं। अब दो रिपोर्ट है ना, एक तो क्या हो गई, एक तो सेंटर की रिपोर्ट हो गई, है ना, और एक हो गई स्टेट वाली रिपोर्ट। स्टेट वाली जितनी भी राज्य हैं उनको रिपोर्ट सौंपता है। जो सेंटर वाली रिपोर्ट है ये किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है, प्रेसिडेंट को सौंपता है। और जो स्टेट वाली जो है ना, इसको गवर्नर को सौंपता है, जो राज्यपाल होता है ना उसको सौंपता है। गवर्नर बाद में इसको, जो विधानमंडल है, वहाँ विधानसभा है, विधान परिषद है, कुछ भी है, वहाँ पर इसको बताता है इस रिपोर्ट को। और जो प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंट लोकसभा या राज्यसभा, है ना, वहाँ पर अपनी ये रिपोर्ट सौंपता है ना, वहाँ पर ये बताता है कि भाई देखो कैग की रिपोर्ट ये है। दरअसल इसी रिपोर्ट में पता लगता है कि सरकार ने कहाँ कहाँ कितना भ्रष्टाचार किया है ना। और देखो ये जो रिपोर्ट है ना, इसके बारे में पहले भी आपको एक बार और बता चुका था जब मैंने आर्टिकल 118 पढ़ाया था, है ना। इससे पिछला जो लेक्चर था उसी में बताया था। आर्टिकल 118 में मैंने आपको जो संसदीय समितियां हैं उनके बारे में बताया। संसदीय समिति दो प्रकार की बताई थी, एक तो स्थायी जो परमानेंट होती है, और एक अस्थायी, है ना, एडहॉक जो प्रकार की होती है। जो स्थायी कमेटी होती है उसमें मैंने वित्तीय समिति बताई थी, और वित्तीय समिति में प्राकलन समिति बताई, है ना, लोक लेखा समिति बताई, लोक उपक्रम समिति बताई। तो जो लोक लेखा समिति है ना, जो लोक लेखा समिति है वो ये कैग की जो रिपोर्ट है ना, इसी को जांचती है कि यार इसने जो रिपोर्ट बनाई है ये सही है या गलत है। तो ये जो 4 आर्टिकल हैं, 148, 149, 150 और 151,
ये इस अधिकारी से संबंधित है, कैग से संबंधित है। पहले में कैग का पद दे रखा है, दूसरे में इसके कर्तव्य क्या है, ड्यूटी क्या है। नंबर 3 में राष्ट्रपति के कथन अनुसार ये रिपोर्ट तैयार करेगा, और 151 में क्या है, ये अपनी रिपोर्ट है वो सौंपेगा, है ना, राष्ट्रपति को। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखो अपन इस जो अपना जो भाग 5 है संविधान का, है ना, जिसमें अपन ने पहले राष्ट्रपति के बारे में बात की, उपराष्ट्रपति के बारे में बात की, मंत्री परिषद हुई, संसद हुई, राज्यसभा, लोकसभा, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, है ना। उसके बाद हमने संयुक्त बैठक के बारे में जाना, धन विधेयक, वीटो शक्ति क्या है ना, और जो वार्षिक वित्तीय विवरण क्या होता है उसके बारे में जाना, फिर संसदीय समिति, राष्ट्रपति का अध्यादेश, सुप्रीम कोर्ट, और अब कैग। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये भाग 5 में, और आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक पढ़ी है हमने, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, जो आपके दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े में छप जानी चाहिए, बस जानी चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक ये छोटा सा प्रयास था आपको बताने का, समझाने का। ये आपके पसंद आया होगा, आपके समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।